दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिंदल पॉलीफिल्म स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक ने 12% तक जंप लगाई है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्यों इतनी सडनली जंप आई है और पिछले एक दो दिनों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के छोटी छोटी जो कंपनीज है इनके अंदर थोड़ी सी जंप आना चालू हो गया। कल भी कुछ स्टॉक्स थे जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनके अंदर भी 10-12% के सर्किट लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कौन सा वो डिसीजन है जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर ये सडन जंप्स आ रहे हैं, और इसके फाइनेंशियल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर आपको इस स्टॉक के बारे में कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जिंदल पॉलीफिल्म स्टॉक की एक साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो एक साल में कहीं ना कहीं ये 27% तक की नीचे जा चुका है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 5 सालों में भी इतने कुछ मैसिव रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर के लिए नहीं बनाए। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि 16% तक की रिटर्न्स, यानी कि बहुत ही स्लगिश रहा है ये स्टॉक पिछले 5 सालों में। अगर मैं ऑल्टरनेट रिटर्न्स की बात करता हूँ तो हालांकि ये स्टॉक मार्केट में 2002 के अराउंड आया था, वहां से लेकर अभी तक 890% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को स्टॉक ने दिए है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 2000 करोड़ के आसपास एक काइंड ऑफ माइक्रो कैप कंपनी है। पी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो -106 के आसपास है। माइनस पी का मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, 2.32 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम डायरेक्टली फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से है। 2020 में जहां पे 3619 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 2024 में 4400 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज ने रिपोर्ट किए। हालांकि रेवेन्यूज के अंदर आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं स्लगिश दिख रहा है या फिर एक स्टेडी ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है जहां से स्टॉक को बहुत ही भागना चाहिए था। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं डी ग्रोथ नजर आती है, बिकॉज 2020 में जहां पे 489 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहां से घटकर वो प्रॉफिट 71 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। अगर हम क्वार्टरली भी प्रॉफिट्स देखते हैं तो क्वार्टरली भी आपको पता चलता है कि मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉस कर रही थी, फिर जून क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और कहीं ना कि लॉस मेकिंग कहीं नहीं, एक क्वार्टर में लॉस हो रहा है, एक क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है, वो भी बहुत कम हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वजह से इसका पी रेशियो थोड़ा सा कम है, -106 के आसपास पी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 74% के आसपास स्टेक है। इसका मतलब ये कि मेजोरिटी स्टेक जो है वो प्रमोटर ने अपने पास ही रखा हुआ है। रिटेलर के पास बाकी का स्टेक है 22%, बाकी का स्टेक जो है वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का है या एफएसडीआर और म्यूचुअल फंड्स का। मेन रीजन है जिस वजह से कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की काफी ज्यादा स्टॉक जो है वो 10% 15% के आसपास एक दो दिनों से कहीं ना कहीं थोड़े से जंप लगा रहे हैं। इसका जो मेजोरिटी रीजन है वो है कि 30 अगस्त से लेकर जो रॉ कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाने वाले थे, इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर दिसंबर तक लेके गई है। कहीं ना कहीं इस वजह से इन सारी कंपनीज को इस तरीके से होप है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारे प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। और ये जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखने के लिए जाओगे तो 2.32 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बहुत ही थीन मार्जिन के ऊपर ये सारी कंपनीज काम करती है। तो इन सारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ अच्छा डिसीजन आता है या फिर कोई ऐसा डिसीजन आता है जहां से इनके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, या फिर इनके आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यूज के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, कहीं ना कहीं इन कंपनीज का एक होप की वजह से इनमें इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसी जो कंपनीज होती है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अगर इतना डिपेंड कर रही है तो वो ग्रोथ कब करेगी। बिकॉज अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो 2020 से जहाँ पे सारे के सारे स्टॉक भाग रहे हैं, वहां से लेकर अभी तक भी इसने 15-16% के रिटर्न्स दिए। तो आप सोच सकते हो कितना स्लो स्टॉक है, और इसको आगे जाने के लिए कितने सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। एज इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।